हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1.3 की। अध्याय है समुच्चय। आप सभी को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक स्कूली शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त प्रदान करता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, बस ये लेक्चर्स देखने होते हैं। आप लोगों को इन लेक्चर्स को देखने के लिए, बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए कहीं पर भी कोई सब्सक्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा बस लेक्चर पढ़ते जाइए और अपना ध्यान लगाते जाइए। तो आप सभी लोग जो इस लेक्चर को देख रहे हैं, आपको ये चीज़ पूरी तरह से मुफ्त है, पूरी तरह से फ्री है। ना आपसे कोई पैसा मांग रहा है, ना आपको किसी को पैसे देने हैं। बस लेक्चर देखना है और 1.3 को समझना है। चलिए शुरुआत करते हैं 1.3 में क्या होने वाला है। तो समुच्चय में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है। इस प्रश्नावली को करने से पहले आपको 2-3 चीजें याद होनी चाहिए। पहला तो है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या होता है? किसी एक समुच्चय से मिलकर एक समुच्चय के अवयवों से बनाया गया दूसरा समुच्चय उपसमुच्चय होता है। मुद्दे की बात करते हैं। परिभाषा यह कहती है कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहा जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था सार्वत्रिक समुच्चय और घात समुच्चय। समुच्चय ए के उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। और सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में हमने ये पढ़ा था कि एक समुच्चय के जितने भी अवयव हैं, अगर वो किसी एक दूसरे समुच्चय से आ रहे हैं तो हम सार्वत्रिक समुच्चय कह सकते हैं उसे। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए, आपको बताना है रिक्त स्थान में ये चिन्ह लगाकर कि क्या ये जो चिन्ह है ये समुच्चय है, उपसमुच्चय है, और ये उपसमुच्चय नहीं है, ये वाला चिन्ह है। तो जैसे यहां पर पूछा जाए कि 2, 3, 4 नाम का एक समुच्चय है और यहां 1, 2, 3, 4 और 5 है। क्या 2, 3, 4 इस वाले समुच्चय से बनाया जा सकता है? देखो, अगर यहां 2 है तो यहां पर भी 2 है, यहां 3 है तो यहां पर भी 3 है, यहां 4 है तो यहां पर भी 4 है। मतलब इस वाले समुच्चय से आप इसे बना सकते हैं, तो ये वाला इसका उपसमुच्चय होगा। इसमें हमें चिंता की या मतलब मना करने की कोई बात नहीं है। अब जैसे ये दोनों उपसमुच्चय, यहां ए है पर यहां ए नहीं है, मतलब इसकी मदद से मैं ये वाला समुच्चय नहीं बना सकता हूं। बी और सी तो यहां से मिल जाएंगे लेकिन ए नहीं मिलेगा ये वाले समुच्चय में, और जब तक इसको ए नहीं मिलेगा ये समुच्चय पूरा बनेगा नहीं। तो मैं कह दूंगा कि ये इसका उपसमुच्चय नहीं है ना जी। चलिए, या फिर ऐसा कि इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इस समुच्चय के अंदर उपस्थित नहीं है, ए उपस्थित नहीं है, प्रत्येक होना चाहिए। बी और सी के होने से फर्क नहीं पड़ता, ए तो नहीं है ना, इसीलिए उपसमुच्चय नहीं है। इतनी सी बात है बस। चलिए, ठीक है। आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, एक समुच्चय बनाया गया, दूसरा समुच्चय बनाया गया आपकी कक्षा के या आपके विद्यालय के विद्यार्थी, ठीक है। तो देखो, ऐसा है कि आपका जो स्कूल है, ठीक है, स्कूल के अंदर आपकी क्लास के बच्चे तो होंगे ही होंगे। 11th क्लास के बच्चे आपके स्कूल के अंदर होंगे ना। तो ऐसा लिख सकते हैं फिर तो कि आपके स्कूल के अंदर जितने बच्चे हैं वो आपके उन सभी में आपकी क्लास के बच्चे भी आ ही गए, ठीक है। उसके बाद किसी अंतरा समतल में स्थित एक वृत्त, एक समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। देखो, थोड़ा सा यहां समझने वाला मुद्दा है, ध्यान देते हैं अपन फिर से। किसी समतल में स्थित एक वृत्त, अब ये वृत्त कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है जिसकी त्रिज्या 5 इकाई मान लेते हैं। एक वृत्त ऐसा हो सकता है जिसकी त्रिज्या 10 इकाई ले सकते हैं। एक वृत्त ऐसा होगा जिसकी त्रिज्या 1 इकाई होगी। दूसरा वाला जो समुच्चय है उसमें एक समान समतल में एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब देखो, क्या ये वाले समुच्चय से आप ये वाला समुच्चय बना सकते हैं? नहीं। इस समुच्चय के अंदर वो वृत्त भी हैं जिनकी त्रिज्या 3 इकाई है, वो वृत्त भी है जिनकी त्रिज्या 4 इकाई है, और वो वृत्त भी है जिनकी त्रिज्या 40 इकाई है। सभी तरह के वृत्त आ गए। लेकिन इस वाले के अंदर सिर्फ वो वृत्त है जिसके अंदर 1 त्रिज्या की या 1 इकाई की त्रिज्या है। मतलब अगर मुझे 4 इकाई का वृत्त बनाना है तो वो तो यहां पर नहीं है, मतलब मैं ये वाला समुच्चय इससे नहीं बना सकता, तो यहां पर मुझे उपसमुच्चय नहीं है वाला चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है सर, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, किसी समतल में स्थित एक आयत, तो यार त्रिभुज से या क्या आप आयत से त्रिभुज बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते ना। या त्रिभुज आयत वाले समुच्चय के अंदर होगा? क्या नहीं होगा। त्रिभुज अलग है, आयत अलग है, इसीलिए ये उसका उपसमुच्चय नहीं होगा।
किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज और किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। अब देखो दूसरा वाला जो समुच्चय है उसमें त्रिभुज है, उसमें क्या है सर, उसमें त्रिभुज है, कोई सा भी त्रिभुज है, बात सही है, त्रिभुज कैसा भी हो सकता है। पहले वाले में समबाहु है। अब समबाहु में कंडीशन ये है कि देखो यार, समबाहु त्रिभुज भी एक त्रिभुज है, मतलब अगर मेरे पास बहुत सारे त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज उसमें से निकल जाएंगे, मतलब ये सारे समबाहु त्रिभुज त्रिभुज तो होंगे ना, इसका मतलब ये इसका एक उपसमुच्चय हो जाएगा। इतनी सी बात है। छोटे छोटे सवाल हैं, बड़े सिंपल सिंपल है, ठीक है। एक समप्राकृत संख्या, एक पूर्णांक, ये वाले समुच्चय को लिख सकते हैं। पूर्णांक का मतलब है -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे लेकर अनंत तक, और ये भी लेकर ऋण अनंत तक। समप्राकृत संख्या, सम संख्या भी हो प्राकृत संख्या भी हो, मतलब 2, 4, 6, 8। अब देखो यार 2, 4, 6, 8 इसके अंदर तो उपस्थित होंगे ही ना कहीं ना कहीं। पूर्णांक के अंदर प्राकृत संख्याएं होती है, प्राकृत संख्याओं के अंदर समप्राकृत संख्याएं होगी, इसका मतलब है कि ये इसका एक उपसमुच्चय होगा ही होगा। इसमें भी हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब समप्राकृत संख्याएं पूर्णांकों का उपसमुच्चय होती है। अब यहां पर आप एक छोटी सी बात और देख सकते हैं, प्राकृत संख्याएं उपसमुच्चय होती है पूर्ण संख्याओं की, पूर्ण संख्याएं पूर्णांकों के उपसमुच्चय होते हैं, पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्याओं के उपसमुच्चय होते हैं, और परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय होते हैं। ऐसा ध्यान रखना है मैं हर बार। चलिए जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। पहला, ए बी उपसमुच्चय नहीं है बी सी ए का। तो देख लेते हैं, क्या ये वाला अवयव इस समुच्चय के अंदर है? बिल्कुल है। ये वाला अवयव इस समुच्चय के अंदर है, मतलब पहले वाले समुच्चय का हर अवयव दूसरे वाले समुच्चय के अंदर है, तब मैं कह सकता हूं कि ये उपसमुच्चय होगा, उपसमुच्चय होगा। लेकिन यहां दिया है कि नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं कि ये जो कहानी है वो असत्य है। क्या है? असत्य। दूसरा, ए ई और अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, दो समुच्चय दिए गए हैं और ये बोला है कि ए ई अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का उपसमुच्चय है। तो यार अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का जो स्वर है उसके अंदर ए मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए, आई मिलना चाहिए, ओ मिलना चाहिए और यू मिलना चाहिए, और ये पूरा का पूरा अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। बात तो सही है, ये दोनों यहां पर उपस्थित हैं, तो ये बात सत्य है। मतलब पहले वाला समुच्चय दूसरे वाले समुच्चय का उपसमुच्चय है। बिल्कुल करेक्ट है। अगले पर बढ़ते हैं फिर। 1, 2, 3 उपसमुच्चय है 1, 3, 5 का। तो अगर यहां पर 2 है तो यहां पर 2 नहीं है। कहां कहीं 2 दिख रहा है आपको? इसमें नहीं दिख रहा, तो ये उपसमुच्चय कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, इसीलिए ये असत्य है। ए एक उपसमुच्चय है एबीसी का। बिल्कुल सही बात है, ये ए अकेला एक अवयव है जो इस समुच्चय के अंदर है और ये इसका उपसमुच्चय है, तो ये बात मैं सत्य कह सकता हूं, कोई चिंता की बात नहीं इसमें। आगे बढ़ा जाए। ए एबीसी का उपसमुच्चय अपन कर ही चुके हैं। अगला समुच्चय है एक्स संख्या 6 से कम सम प्राकृत संख्या है। मतलब पहले वाला जो समुच्चय है 6 से कम सम प्राकृत संख्या, मतलब 2, 4 होगी। 6 से कम सम प्राकृत संख्या 2 ही है। अगला है एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। ऐसी सारी प्राकृत संख्याएं जो 36 को विभाजित करती है, तो कौन कौन सी प्राकृत संख्याएं जो 36 को विभाजित करती है? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 होगी, बिल्कुल होगी, 7, 8 नहीं होगी, 9 होगी, उसके बाद 10 नहीं होगी, 18 होगी, ऐसे कुछ होगा 36 को विभाजित करने वाली। अब क्या 2 और 4 यहाँ उपस्थित है? बिल्कुल उपस्थित है, तो ये सत्य है, इसका एक उपसमुच्चय होगा ही होगा। पहले वाला समुच्चय दूसरे वाले समुच्चय का उपसमुच्चय बिल्कुल है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। मान लीजिए ए, ओ हो, थोड़ा यहां उलझाने वाली चीज है ना। आपको एक समुच्चय दिया गया है ए। अब आप ए को बड़े ध्यान से देखिए।
1 लिखा है, 2 लिखा है, उसके बाद एक समुच्चय ए के अंदर बनाया गया 3, 4 और 5। अब आपसे पूछा जाए कि 3, 4 क्या समुच्चय ए का एक अवयव है, तो हम कहेंगे बिल्कुल है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि 3, 4 समुच्चय ए के अंदर एक अवयव है जिसका नाम है 3, 4, है ना। मतलब थोड़ा सा यहां उलझाने वाली चीज भी है। ये जो दोनों चिन्ह आपको दिख रहे हैं, ये होता है उपसमुच्चय का और ये होता है अवयव का, है ना। ये काय का है सर? उपसमुच्चय का है। और ये काय का है? अवयव का है। थोड़ा गौर करना, यहां इस सवाल में थोड़ा उलझाने वाली चीज ऐसी है, क्या 3 और 4 समुच्चय ए के 2 अवयव हैं? नहीं, समुच्चय ए के अंदर एक समुच्चय है, उस समुच्चय के अवयव 3 और 4 हैं। समुच्चय ए के अंदर एक और समुच्चय रखा गया है जिसके अवयव 3 और 4 हैं। मतलब ए डायरेक्टली 3 और 4 पे अधिकार नहीं कर रहा है। ए के अंदर एक और समुच्चय है, उस समुच्चय के अंदर 3, 4, जैसे एक बड़े से डिब्बे के अंदर एक और डिब्बा, उस डिब्बे के अंदर 3 और 4 रखे गए हैं। तो सीधी सीधी बात है कि यहां पर 3 और 4 ए के अवयव नहीं है। ए का अवयव एक समुच्चय है, उस समुच्चय के अंदर 3, 4 है। तो जब ए के अंदर 3 और 4 है ही नहीं, ध्यान से सुनना, जब ए के अंदर 3 और 4 है ही नहीं, तो क्या मैं 3 और 4 का एक समुच्चय बना के बोल सकता हूं कि ये ए का उपसमुच्चय है? नहीं। या फिर ऐसे देखो कि चूंकि 3, 4 ए का समुच्चय होना चाहिए, या 3 और 4 का एक समुच्चय ए का उपसमुच्चय होना चाहिए, तो 3 समुच्चय ए के अंदर होना चाहिए। क्या आपको 3 कहीं समुच्चय ए के अंदर दिख रहा है? दिख तो रहा है, लेकिन वो किसी दूसरे समुच्चय के अंदर है। वो सीधा सीधा ए के अंदर नहीं है, वो किसी दूसरे समुच्चय के अंदर है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि यह कहानी असत्य है, क्योंकि 3 और 4 समुच्चय ए के अवयव नहीं है, वो किसी दूसरे समुच्चय के अवयव हैं जो समुच्चय ए के अंदर बैठा हुआ है। क्या 3 और 4 एक समुच्चय ए का अवयव है? हाँ, यह बात सही है, क्योंकि यह एक समुच्चय है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां एक ये समुच्चय है 3 और 4, जो समुच्चय ए का एक अवयव है। तो 3, 4 का जो समुच्चय है ना, वो समुच्चय ए का अवयव है, यह बात सत्य है। 3, 4 का जो समुच्चय है वो समुच्चय ए का अवयव है, यह बात सत्य है। चलिए आगे बढ़ा जाए और बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। इसी में अच्छा ठीक है, अब वही बात करते हैं। ए नाम का समुच्चय अपने पास है, बी ना और बाकी सब चीजें भी हमारे पास है। सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल बोल रहा है कि 3, 4 जो समुच्चय है, उस समुच्चय का एक और समुच्चय बनाया गया। क्या किया गया है? देखो, ए का उपसमुच्चय अगर आप बनाने जाएंगे तो ए का उपसमुच्चय के अंदर एक तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर आप 3 को नहीं ले सकते क्योंकि 3 ए के हाथ में नहीं है। तो आप 3 और 4 तीनों, ये जो दोनों को मिलाकर एक समुच्चय बनाया गया है ना, इसको फिर से समुच्चय बना देंगे तो ये ए का उपसमुच्चय है। जो जो अवयव हैं उनका समुच्चय बना दोगे तो उपसमुच्चय बन जाएगा। ए के उपसमुच्चय बनाने के लिए क्या करेंगे? जितने भी ए के अवयव हैं उन सभी को समुच्चय के रूप में लिख दो। तो ये ए का अवयव था, ये भी ए का अवयव था, ये 3, 4 भी ए का अवयव था। 3, 4 ए का अवयव नहीं था, 3, 4 का समुच्चय ए का अवयव था। उस अवयव के आगे एक और अगर हमने ब्रैकेट लगाया ये वाला, तो ये इसका उपसमुच्चय बन गया। मतलब ये ए का उपसमुच्चय है, ये बात सत्य है। एक ए के अंदर उपस्थित है, मतलब एक ए का अवयव है, ये बात भी सत्य है, पूर्णतः सत्य है, चिंता की कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। वो क्या है? क्या एक समुच्चय ए का उपसमुच्चय है? देखो, ये थोड़ी सी कहानी जो है ना आपको परेशान करेगी। सवाल ऐसा है कि क्या एक समुच्चय ए का उपसमुच्चय है? चिन्ह लगाया उपसमुच्चय का, तो उपसमुच्चय कब होता है? उपसमुच्चय भी एक समुच्चय होता है।
उपसमुच्चय भी एक समुच्चय होता है ना, क्या ये एक समुच्चय है? नहीं, क्योंकि समुच्चय के लिए ब्रैकेट बनाने होते हैं, वो तो बनाए नहीं। इसका मतलब ये असत्य है, क्योंकि जिस कहानी के बारे में बात हो रही है ना वो एक समुच्चय ही नहीं है। एक जो लिखा है ना वो समुच्चय नहीं है, एक का अवयव है। और अवयव के लिए हम इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, हम ये वाले चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, 1, 2 और 5 का एक समुच्चय बनाया गया, क्या वो ए का उपसमुच्चय है? 1, 2 और 5 क्या समुच्चय ए के अंदर है? बिल्कुल है। तो ये बात भी सत्य है। सवाल बड़ा टेढ़ा है, ये काफी चीजें परेशान करता है, काफी चीजें परेशान करेगी इस सवाल में आपको। चलिए 1, 2 और 5। अच्छा, अगला सवाल फिर है। ठीक है, तो समुच्चय ए हमारे सामने दिया हुआ था। ए के अंदर क्या क्या था? ए के अंदर था 1, 2 और 3, 4 का एक समुच्चय बना दिया गया और 5। 1, 2, 5 का जो समुच्चय है, क्या वो समुच्चय ए का अवयव है? सवाल फिर से वही, मतलब घुमा फिरा के आपको उपसमुच्चय और अवयव के बीच में बड़े बुरी तरीके से कंफ्यूज किया जा रहा है। 1, 2 और 5, एक समुच्चय ए का अवयव है, 2 समुच्चय ए का अवयव है, 5 समुच्चय ए का अवयव है। लेकिन जब आपने 1, 2 और 5 का अगर आपने एक समुच्चय बना दिया तो अब यह समुच्चय बन चुका है। क्या ये ऐसा कैसा समुच्चय आपको ए के अंदर दिख रहा? क्या नहीं, ए के अंदर 1, 2 और 5 आजाद है, लेकिन हमने 1, 2 और 5 को एक डब्बे में बंद कर दिया। ए के अंदर तो ऐसा नहीं है। आप ए की कहानी ऐसे समझो कि ये मान लो ए का डिब्बा है। अभी अपन देखेंगे ये डिब्बे कैसे बनाते हैं वेन आरेख के माध्यम से। यहां कहीं 1 रखा हुआ है, मान लो एक डिब्बा जिसके अंदर 1 रखा है, एक डिब्बा जिसके अंदर 2 रखा है, एक डिब्बा जिसके अंदर 3 रखा है, या एक डिब्बा जिसके अंदर 5 रखा है और एक डिब्बे के अंदर 3 और 4 दोनों को पैक कर दिया है। ये समुच्चय ए की कहानी है। अब अगर ये समुच्चय ए की कहानी है तो आपसे कोई पूछे कि क्या समुच्चय ए के अंदर एक ऐसा डिब्बा है जिसके अंदर 1, 2 और 5 है? हम कहेंगे नहीं, दिख रहा है, साफ साफ नहीं है। तो ये बात असत्य है। समुच्चय ए का 1, 2 और 5 अवयव नहीं है। 1, 2 और 5 का समुच्चय ए का उपसमुच्चय जरूर है। 1, 2, 3 समुच्चय ए के अंदर है क्या? या 1, 2, 3 का एक उपसमुच्चय बनाया जाए तो वो समुच्चय ए के अंदर है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक समुच्चय, देखो अगर उपसमुच्चय की बात है, यहां लिखा है 1, यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 3 और आपसे पूछा गया ऐसा, एक समुच्चय ए के अंदर है, 2 समुच्चय ए के अंदर है, लेकिन 3 समुच्चय ए के अंदर नहीं है। 3 किसी दूसरे समुच्चय में है जो समुच्चय ए के अंदर है। इसीलिए 3 को ए डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। उसको ये वाले डिब्बे से परमिशन लेने पड़ेगी कि भाई मैं 3 ले लूं। बोलेगा नहीं, ये तो मेरा समुच्चय है, मैं तुझे क्यों दूं? तो यहां पर ये बात असत्य हो जाएगी। ए भले ही 3 और 4 को अपने अंदर लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वो 3 और 4 के समुच्चय को अपने अंदर लेकर बैठा हुआ है। ए 3 और 4 के समुच्चय को एक्सेस कर सकता है, 3 और 4 को एक्सेस नहीं कर सकता। चलिए, रिक्त समुच्चय क्या, या रिक्त समुच्चय समुच्चय ए के अंदर उपस्थित है? देखो वही बोल रहा हूं कि ये जो चिन्ह है ना वो अवयव का है। क्या रिक्त समुच्चय समुच्चय ए का अवयव है? क्या समुच्चय ए के अंदर कहीं रिक्त समुच्चय दिख रहा है आपको लिखा हुआ? समुच्चय ए ऐसे देखो, 1 लिखा है, 2 लिखा है, उसके बाद 3, 4 लिखा है और फिर 5 लिखा है। क्या समुच्चय ए के अंदर आपको कहीं फाई दिख रहा है? नहीं, कहीं नहीं दिख रहा। तो ये असत्य है। क्यों? क्योंकि ये समुच्चय ए का अवयव नहीं है। उसके बाद क्या रिक्त समुच्चय समुच्चय ए का उपसमुच्चय है? हाँ, रिक्त समुच्चय समुच्चय ए का उपसमुच्चय है, क्योंकि रिक्त समुच्चय दुनिया के सारे समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। तो ये बात भाई साहब सत्य हो चुकी है। इतनी सी बात है बस। चलिए, रिक्त समुच्चय का समुच्चय, क्या समुच्चय ए का उपसमुच्चय है? यह तभी संभव है जब रिक्त समुच्चय समुच्चय ए का अवयव हो, लेकिन समुच्चय ए के अंदर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 5 लिखा है और 3, 4 का समुच्चय, वहां कहीं रिक्त समुच्चय नहीं है। तो यह असत्य है।
सवाल बड़ा कंफ्यूजिंग था, बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा था, लेकिन आपको दो चीजों के बीच में क्लियर चीजें होनी चाहिए। पहला तो है अवयव, दूसरा है उपसमुच्चय। अगर किसी समुच्चय के अंदर रिक्त समुच्चय उस समुच्चय का अवयव है, मतलब उस समुच्चय के अंदर कहीं फाई लिखा है, तो ही बोलूंगा ना कि उस समुच्चय के अंदर रिक्त समुच्चय है। अगर उस समुच्चय के अंदर फाई नहीं लिखा है तो फिर मैं क्यों बोलूंगा कि उस समुच्चय के अंदर रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय हर समुच्चय का उपसमुच्चय हो जाता है, लेकिन अवयव हो यह जरूरी नहीं है। बात क्लियर है क्या? चलिए, चाहो तो इस कथन को लिख सकते हो क्लियर। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है, पर यह समुच्चय का अवयव नहीं होता। अगर समुच्चय के अंदर कहीं फाई लिखा है तो ही है, और नहीं लिखा है तो नहीं है। चलिए सर, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। देखो, एक समुच्चय, पहले अपन वन बाय वन आपको बहुत सारे फंडे क्लियर कराऊंगा। इस समुच्चय के अंदर कितने उपसमुच्चय हैं? तो सर इस समुच्चय के अंदर हमारे सामने एक ही अवयव है। तो अगर इस समुच्चय के अंदर एक अवयव है तो इसके 2 की घात 1, मतलब एक अवयव या एक उपसमुच्चय होगा। इस समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होंगे? 2 की घात 1, मतलब कुल 2 उपसमुच्चय होंगे। कौन कौन से? तो देखो, एक तो हो जाएगा रिक्त समुच्चय जो कि सभी का होता है, दूसरा हो जाएगा ए, ले लो, हो गए ए बी। तो ए बी में यहां पर कुल 2 अवयव हैं, तो 2 की घात 2, मतलब 4 उपसमुच्चय होंगे। कौन कौन से? एक तो रिक्त समुच्चय होगा, एक पूरा का पूरा समुच्चय होगा, एक ए ले सकते हो, एक बी ले सकते हो। अब किसी के दिमाग में आएगा कि सर बी ए बी तो ले सकते हैं, तो समुच्चय की परिभाषा यह कहती है कि चीजें आगे पीछे लिखियो, फर्क नहीं पड़ता, यहां पर आप किसी को भी लिख सकते हैं। तो ए बी बी ए बात समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 1 2 3 कितने उपसमुच्चय होंगे भाई साहब? इसके उपसमुच्चय होंगे कुल 8। क्यों? क्योंकि यहां पर देखना ध्यान से, इसमें 3 अवयव हैं, तो 2 की घात 3, मतलब 8 उपसमुच्चय होंगे। कौन कौन से? एक तो रिक्त समुच्चय, दूसरा ये पूरा का पूरा जो समुच्चय है वो, उसके बाद आप एक एक वाले अवयव ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, उसके बाद 1 2 लिख दो, उसके बाद 2 3 लिख दो, उसके बाद 3 1 लिख दो, या 1 3 लिख दो। ये इतने ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। मुद्दे की बात अगले सवाल में है। चौथा जो सवाल है, इसके उपसमुच्चय लिखिए। अब रिक्त समुच्चय के अंदर कितने अवयव? तो रिक्त समुच्चय के अंदर एक भी अवयव नहीं है। कितने अवयव? 0 अवयव। आपको पता है रिक्त समुच्चय के अंदर अवयव कितने होते हैं? कुछ नहीं होता। तो उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात 0, मतलब 1 आ जाएगा। कौन सा होगा ये? तो हर समुच्चय का रिक्त समुच्चय एक उपसमुच्चय होता है, तो इस समुच्चय का भी उपसमुच्चय रिक्त समुच्चय ही होगा, क्योंकि ये खुद ही रिक्त समुच्चय है। अब आप बोलोगे कि सर एक समुच्चय का और उपसमुच्चय खुद भी एक समुच्चय होता है, तो ये खुद ही रिक्त समुच्चय है, तो ये भी फाई हो जाएगा। तो कुल मिलाकर रिक्त समुच्चय का एक ही उपसमुच्चय होता है और वो खुद होता है। ये कथन आपसे इनडायरेक्टली पूछा भी जा सकता है कि ऐसा कौन सा समुच्चय है जिसका सिर्फ एक उपसमुच्चय होता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी समुच्चय के अंदर एक भी अवयव नहीं है तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी। चलिए, पी ए में कितने अवयव हैं यदि ए के अंदर फाई है? पी ए मतलब पावर सेट, पावर सेट मतलब घात समुच्चय ना। पी ए का मतलब है ए का घात समुच्चय। पी ए का मतलब क्या है? ए का घात समुच्चय। यहां पर आप एक चीज लिख लो नोट के लिए। नोट ऐसा कर सकते हैं, घात समुच्चयों में अवयवों की संख्या घात समुच्चय में अवयवों की संख्या बराबर समुच्चय ए में
ए के उपसमुच्चयों की संख्या। मतलब जितने समुच्चय ए के उपसमुच्चय होंगे उतने ही ए समुच्चय के घात समुच्चय में अव्यय होंगे। और ये होता है दोनों के दोनों 2 की घात n के बराबर। कितना? 2 की घात n। किसी समुच्चय के जितने उपसमुच्चय होंगे उतने ही घात समुच्चय में अव्यय होंगे, क्योंकि उपसमुच्चय सीधे सीधे उठ के घात समुच्चय बना रहे हैं। अब यहां पर बोला गया है कि a जो है वो फाई है। फाई है मतलब रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय में n का मान मतलब कितने अवयव? 0। तो यहां पर a के कितने उपसमुच्चय होंगे? 2 की घात 0 मतलब 1। तो घात समुच्चय में कितने अवयव आएंगे? 1। वो क्या होगा? तो सर इसके जो उपसमुच्चय होंगे वो क्या होंगे? तो सर a समुच्चय के जो उपसमुच्चय हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फाई है। अपन ने देखा अभी। अगर इसका घात समुच्चय बनाओगे तो घात समुच्चय बड़ा आसान है। इस फाई को बंद करके रख दो, इतना सा है बस। चलिए, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। बढ़िया, देखो बहुत अब यहां पर अंतराल की जरूरत पड़ गई। -x एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं की बात आएगी तभी अपन अंतराल की बात करेंगे। 4 से या -4 से बड़ा है, 6 के बराबर या 6 से छोटा है। कहानी कुछ ऐसी है कि यहां पर ये तो -4 है और ये 6 है। -4 और 6 के बीच जो संख्या है उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, भले वो 3 है 2 है। इस पूरे अंतराल को तो आपको लेना है, 6 को लेना है, -4 को नहीं लेना। तो ये अर्ध संवृत या अर्ध विवृत का उदाहरण है, जहां पर ये तो -4 है और ये 6 है। -4 पे हम विवृत कर देंगे क्योंकि -4 को नहीं लेना है, 6 को बंद कर देंगे क्योंकि 6 को लेना है। -12 से x बड़ा है, -10 से छोटा है। देखो यहां पर भी बड़े का चिन्ह है, यहां पर भी बड़े का चिन्ह है। अगर यहां पर भी बड़े का चिन्ह है और यहां पर भी बड़े का चिन्ह है, तो अगर यहां कहीं -12 है और यहां कहीं -10 है, तो -10 और 12 के बीच के सारी संख्याएं आपको लेनी है। ना तो उसमें -10 होना है, ना उसमें -12 होना है। तो यहां पर जवाब -12 से -10 होगा। दोनों के दोनों खुले रहेंगे। चलिए, क्योंकि दोनों पर बराबर वाली चीज नहीं है। सवाल ट्राई कीजिए फटाफट। आपके सामने यहां पर 2 उदाहरण हैं, 2 सवाल हैं। एक बार फटाफट कमेंट करके जवाब बताइए कि आपका जवाब क्या होगा। तो अगर आपने ट्राई किया है और कमेंट किया है और सही सही किया है तो देख लो। 0 या 0 से बड़ा x होना चाहिए। 0 या 0 से बड़ा मतलब अगर ये 0 है तो 0 हमें चाहिए। 7 और 7 से छोटी संख्या हमें चलेगी, 7 नहीं चाहिए, मूल रूप से ऐसा है। तो देखो यार, इनके बीच के सारे नंबर लेने हैं। आप 0, अब बहुत सारे बच्चे 0 के बीच 1 2 3 लिखेंगे, वो नहीं लिखना है। मैं 0 और 7 से मतलब है। तो हमारा जवाब होगा 0 से 7 के बीच की सारी संख्या है, पहले छोटी बाद में बड़ी। 7 को लेना है नहीं, 0 को लेना है हाँ। जहां लेना है वहां बंद अंतराल, जहां नहीं लेना वहां खुला अंतराल। 3 और 4 के मध्य सारी संख्याएं, यहां देखो दोनों पर बराबर वाला चिन्ह लगा है। ये वाला भी बड़ा भी है, बराबर भी है ना। तो इसका मतलब ऐसा है कि मैं 3 को भी लूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, 4 को भी लूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, और 3 और 4 के बीच की सारी संख्याएं भी मेरे पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन में होगी, मतलब ये सारी चीजें भी होगी। तो 3 से 4 तक जवाब हमारा साफ साफ है। इतनी सी है बातें। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ। यार अंतराल ना अब 12वीं कक्षा में बड़े काम में आने वाले हैं, ठीक है। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। बड़ा सिंपल है भाऊ, बहुत सिंपल है। क्यों? देखो जो सवाल पहले किया था ना उसका उल्टा करना है बस। अभी x लिखा, बिल्कुल लिखा। ये जो x है वो एक वास्तविक संख्या है, हमने पहले ही लिख दिया। और जब मैंने यह लिखा कि वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या के टुकड़े या वास्तविक संख्या के उपसमुच्चय अंतराल कहलाते हैं। -3 से x बड़ा हो, क्या -3 के बराबर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अंतराल जो है वो खुला है। जहां खुला अंतराल होता है वहां बराबर नहीं होता। -3 से बड़ा x और 0 से छोटा x। 6 से 12,
x जो है वो 6 से 12 है, तो क्या किया सर, यहां लिखा x, 2 बिंदी लगाई, x एक वास्तविक संख्या है और x 6 से बड़ा है और 6 के बराबर है और 12 से छोटा या 12 के बराबर है। इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तो देखिए, अंतराल को भी ना आप समुच्चय निर्माण में लिख सकते हैं, अंतराल को आप रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते हैं। मैं आपको यहां एक बात बता देता हूं, अंतराल को आप रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते। एक छोटी सी कहानी ऐसी है, छोटा सा उदाहरण है, 1 और 2 नाम के अवयव है। इस समुच्चय में कितने अवयव है? 2, 1 और 2। ना इसमें 1.1 है ना 1.5 है, इसमें सिर्फ 2 अवयव है। इसमें कितने अवयव है? अनंत। ना इसमें 1 है ना 2 है, लेकिन 1 और 2 के बीच में जितनी भी संख्या 1.1, 1.2, 1.5 वो सभी है। इसमें कितने अवयव है? तो इसमें भी अनंत। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के बीच की सारी वास्तविक संख्याएं हैं। 1 और 2 भी है, लेकिन उनके बीच की वास्तविक संख्या मिलकर अनंत बना देती है। तो मुद्दे की बात ऐसी है कि यहां पर समुच्चय निर्माण में आपको ये चीजें दिख जाएगी। चलिए नेक्स्ट, 6 से 12, तो कुछ नहीं यार, सीधा सीधा x एक वास्तविक संख्या है और ये x 6 से बड़ा है और 12 से छोटा है, ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, ना 6 है ना 12 है। -23 से 5, -23 पर बंद अंतराल है, 23 पर या 5 पर खुला है, तो जवाब होगा हमारा यहां पर कि -23 तो आना चाहिए लेकिन 5 नहीं आना चाहिए। x एक वास्तविक संख्या है और x जो है वो -23 से बड़ा या उसके बराबर है और 5 तक है। जहां ये चिन्ह आता है आप ये वाला लगा सकते हैं, जहां ये आता है आप ये वाला चिन्ह लगाएंगे, जहां ये आता है आप ये वाला, या जहां ये आता है आप ये वाला चिन्ह लगाएंगे। मतलब सीधे सीधी बात ऐसी है, खुले अंतराल में बराबर वाला चिन्ह नहीं लगाना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? सार्वत्रिक समुच्चय की कहानी है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। अब बेसिकली सार्वत्रिक समुच्चय आपको प्रस्तावित करना है, आपकी जो मर्जी है वो कर दो। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, तो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय किस समुच्चय से बनाया जा सकता है ये सोचो। तो इसके लिए जो U हो सकता है, U मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, इसे मैं लिख सकता हूं किसी तल में त्रिभुजों का समुच्चय। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? त्रिभुजों का समुच्चय, हाँ लिखा जा सकता है ऐसा। त्रिभुजों से, त्रिभुज के अंदर समकोण त्रिभुज आ ही जाएंगे, तो अगर मैंने सारे त्रिभुजों का समुच्चय बना दिया तो समकोण उसके अंदर ऑटोमेटिकली है। समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, तो समद्विबाहु त्रिभुजों के समुच्चय के लिए भी ये एक सार्वत्रिक समुच्चय है। अगर आपने त्रिभुजों का समुच्चय बनाया तो उसके अंदर समद्विबाहु त्रिभुज ऑलरेडी है। इतना क्लियर है ना? ठीक है, चलिए इतना ठीक है। वैसे आगे बढ़ते हैं। समुच्चय ए बी सी और ऐसे इन तीनों समुच्चय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं? इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं? मतलब आपके सामने ए दिया हुआ है, क्या दिया है? ए के अंदर 1, 2 और 3 या 1, 2 और 5, फाइन है। बी के अंदर 2, 4, 6 है, मतलब सम संख्या है। सी के अंदर 0, 2, 4, 6 और 8 है। पहले वाले के बारे में बात करते हैं। सवाल ऐसा है कि इन तीनों के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय है? सीधी सीधी बात ऐसी है, ठीक है। तो देखो यार, पहले वाले में आपको ए मिल जाएगा 1, 2, 5, बी भी मिल जाएगा 2, 4, 6, लेकिन सी नहीं मिलेगा क्योंकि सी के लिए 8 की आवश्यकता है जो इस समुच्चय में नहीं है। तो ये समुच्चय ए के लिए तो सार्वत्रिक है, बी के लिए है, लेकिन सी के लिए नहीं है क्योंकि इस समुच्चय से सी समुच्चय को नहीं बनाया जा सकता है। अब यहां पर आप उप समुच्चय में थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे। बात सही है, उप समुच्चय में भी यही कहानी होती है
कि इस समुच्चय का उपसमुच्चय ए है तो इसे सार्वत्रिक बोल सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। सार्वत्रिक समुच्चय मूल रूप से बहुत बड़ा समुच्चय होता है। इसमें हम मतलब कंडीशन ऐसी है, जब हम लोग वेन आरेख बनाएंगे तब हम सार्वत्रिक समुच्चय की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। अभी ऐसा ही मानते हैं कि अगर समुच्चय ए इस समुच्चय से बनाया जा सकता है तो उस समुच्चय को हम ए समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे। यही बात अधिसमुच्चय में भी अपन ने कही थी। बी रिक्त समुच्चय। अरे भाई साहब, ए बी और सी, ए के अंदर तो कुछ अवयव है, क्या ए को आप रिक्त समुच्चय से बना सकते हो? नहीं। क्या आप बी को बना सकते हो? नहीं। क्या आप सी समुच्चय को रिक्त समुच्चय से बना सकते हो? नहीं। चलिए, तो ये तो चिंता की बात ही नहीं है। रिक्त मतलब ये तो किसी का भी नहीं होगा ना, दूसरा वाला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो यार, इससे आप ए बना सकते हो, बी बना सकते हो और सी भी बना सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, अगले वाले में ए बन जाएगा, बी बन जाएगा, लेकिन सी नहीं बनेगा, क्योंकि सी के अंदर 0 नाम का एक अवयव है जो यहां नहीं है। तो अगर ऐसा है तो यहां पर ए तो बन जाएगा, बी बन जाएगा, लेकिन सी नहीं बनेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते ही बात होती है अपनी समाप्त आज की। आपकी प्रश्नावली हो चुकी है समाप्त। कक्षा 6 से 12वीं तक आपको 100% मुफ्त शिक्षा दी जा रही है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के चैनल पर। यहाँ पर आपको बेसिकली जो भी आप स्कूल की शिक्षा पढ़ते हैं, आपकी किसी भी बोर्ड से चाहे आप हो, चाहे आप राजस्थान बोर्ड से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे बिहार से हो, इन राज्यों में मुख्यतः हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होते हैं। और आप किसी भी बोर्ड से हो यार, आपकी पढ़ाई लगभग एक जैसी ही है। आप सभी को मैग्नेट ब्रेन्स फ्री में सब कुछ देता है, और इसके लिए आप सभी लोगों को बस एक छोटा सा काम करना होता है। इस लेक्चर को लाइक कीजिए, उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आखिरी में अपने जो दोस्त हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं लगातार, उनको ये लेक्चर शेयर कर दीजिए। बस इतना सा काम करना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इतना काम आप बहुत अच्छे से कर देंगे, बखूबी कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।